राइट। सो कल हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मन स्टैक है क्या भला, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज स्टैक में शामिल हैं। और मैं आज कोर्स, ये जो आपका ग्रुप है उसमें कोर्स कंटेंट पीडीएफ की एक फाइल शेयर कर दूंगा। अभी हमें कोर्स कंटेंट के बारे में डिटेल से जिक्र करना इसलिए नहीं मुनासिब समझता, उसमें आधे से ज्यादा चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। कोर्स कंटेंट में क्या चीज है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूंगा जी कि रिएक्ट क्या चीज है, स्टेट्स एंड प्रॉप्स क्या चीज है, फिर ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट क्या चीज है, रिडक्स क्या चीज है, डेटा फेचिंग की टेक्निक्स, रिडक्स टूल किट क्या चीजें हैं, तो ये मैं अगर कहानियां सुनाना शुरू कर दूं तो आपको समझ नहीं आनी। तो मैं पीडीएफ की फाइल शेयर कर दूंगा कोर्स कंटेंट, जो कि हम इस कोर्स में थ्रू आउट कवर करेंगे। फिर उसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे सबसीक्वेंट क्लासेस में पूछ लीजिएगा, जब जैसे आपका वो मूड हुआ। और अगर नहीं भी सवाल करेंगे तो कोई इशू नहीं, हम वो सारे कोर्स कंटेंट्स इंशाल्लाह कवर करेंगे जो हम कमिट करेंगे। तो प्रॉपरली हम आज से स्टार्ट लेते हैं। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस क्लास। तो डेली आपको, जैसे मैंने कल मेंशन किया था, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो कोशिश करें कि आप मेरे साथ साथ डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस जारी रखें। अदरवाइज अगर आप किसी 1 या 2 दिन भी, कभी कभार इमरजेंसी में ऐसा पॉसिबल है कि आप 1 आध दिन मिस कर जाएं तो रिकॉर्डिंग देख लें, लेकिन अगर 2 से 3 दिन मिस हो गए तो मेरे ख्याल में आप सारा फ्लो तोड़ देंगे और फिर आपके लिए हमारे साथ सिंक होना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर रोज का काम हर रोज किया जाना है। मैं स्टार्ट करूंगा विद जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल सीएसएस बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपको पता है कि उसका फ्रंट एंड का कोर्स अलग से होता है, और जावास्क्रिप्ट भी हमारा फ्रंट एंड के कोर्स में होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट बेसिक होता है। तो मैं अभी जावास्क्रिप्ट की सिर्फ एक एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमने ज्यादातर जाना है ES6 में, जावास्क्रिप्ट का जो ECMAScript 6 एंड बियॉन्ड उसका वर्जन है। तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ाने का, बेसिक डॉम मैनिपुलेशन पढ़ाने का मकसद ये है कि हम रिएक्ट में एक्चुअली वर्चुअल डॉम के बारे में बात करेंगे। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डॉम क्या होता है, तो फिर आपको समझ आएगी वर्चुअल डॉम क्या होता है, और फिर आपको समझ आएगी कि रिएक्ट बेसिकली कैसे यूआई की इम्प्रूवमेंट और सुपर एफिशिएंट और फास्ट उसको जो है ना वो बनाने के लिए हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई स्ट्रेट अवे बी टॉकिंग अबाउट द जावास्क्रिप्ट फर्स्ट। वैसे तो आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कोड एडिटर। हम जो इस्तेमाल करेंगे नॉर्मली काफी ज्यादा प्रोफेशनल लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, हम भी, मैं खुद बजाते खुद प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल भी करता हूँ, प्रेफर भी करता हूँ। ये फ्री भी है और काफी रिच फीचर्स हैं, बहुत लाइट वेट है, और जो फीचर आपको इसमें नहीं मिलता तो उसके लिए इसमें एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं बहुत सारी, वो आप इंस्टॉल करके इसको मजीद इसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद, आई विल ऑलवेज बी यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, आप जो मर्जी कोड एडिटर चाहे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, नोटपैड प्लस प्लस है, सिंपल नोटपैड भी हो सकता है, आपका विजुअल स्टूडियो भी हो सकता है, सबलाइम टेक्स्ट भी हो सकता है, पाइचार्म के वो एक और भी है, पता नहीं, वेबस्टॉर्म भी हो सकता है। देयर आर, आई मीन, डजन्स ऑफ चॉइसेस आर देयर। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड जिन लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है, आई बिलीव कि आप लोग डाउनलोड करके, एक्जी फाइल होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट करके नॉर्मल डिफॉल्ट सेटअप के साथ उसे इंस्टॉल कर लेंगे। मैं, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आई विल नॉट बी एक्चुअली इंस्टॉलिंग इट अगेन। अगर किसी को कोई इशू हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गाइड यू हाउ टू इंस्टॉल। जब आप VS कोड इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन विजार्ड के आखिरी स्टेप में आपको 3-4 चेक बॉक्सेस देगा, वो आपने उन सारे चेक बॉक्सेस को चेक करना है। तो तब आपका ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, यानी राइट क्लिक करें तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपके पास ये ऑप्शन आता है ओपन विद कोड। अगर ये ना भी आए कोई मसला नहीं, आप स्टार्ट मेन्यू से जाके विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर सकते हैं, लेकिन दैट्स ऑलवेज इजी इनफैक्ट फॉर द बिगिनर्स। यहाँ जाके आप न्यू विंडो पे ओपन करेंगे तो VS कोड का इस तरह का जो एक इंस्टेंस है, न्यू विंडो, ये आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। बट आई विल नॉट बी डूइंग इट लाइक सो। मैं अपने कंप्यूटर की D ड्राइव में जाऊंगा, मेरा ऑलरेडी एक अपने नाम का फोल्डर बनाया है, और इसमें मैं आपकी क्लास का, यानी दिस इज आर मन स्टैक बैच 13, हम 12 बैचेस इससे पहले कवर कर चुके हैं। सो मैं इसे दे देता हूँ जी मन 13। तो हम डेली जो काम करेंगे कोशिश करेंगे कि हम इस मंथ 13 के बैच में करें। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं नॉर्मली एक फोल्डर बनाता हूँ हर काम के लिए, हर एक नए प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं इसे सिंपली कह देता हूँ JS प्रैक्टिस, क्योंकि हम शुरू में सिर्फ स्टार्ट JS से करेंगे, ताकि जो बिल्कुल बिगिनर हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में 2-3 दिन लगा के उनको हम एक लेवल पे ले आए जहां से हमने इसको स्टार्ट देना है। मैंने एक नया फोल्डर बनाया और इस नए फोल्डर में हमने जिक्र करना है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री ये है कि 1994 या 95 में जावास्क्रिप्ट को लिखा गया था, और उस वक्त सिर्फ 10 दिनों में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी गई थी। और ये इसके लिखने का पर्पस क्या था कि आप किसी भी वेब पेज पे फ्रंट एंड साइड पे, क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्टिंग, यानी पेज
में इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकें, जैसे कोई स्लाइडर चलाना है, कोई टाइमर चलाना है, कोई क्लिक पे रिस्पॉन्ड करना है, कोई मैसेज शो करना है, कोई पॉपअप शो करना है, कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करना है, तो ये सारी इंटरेक्टिविटीज है। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अचीव करने के लिए उस वक्त इसको लिखा गया था। ये बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हुआ, वाइड अडॉप्शन हुई इसकी, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस होगी, पॉपुलर होगी। तो चूंकि ये किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके नहीं लिखी गई थी, तो बाद में फिर लोगों ने इस पे मतलब R&D की और काफी सारे इसमें स्टैंडर्ड्स ऐड किए, जैसे ECMA स्क्रिप्ट ES6 था, फिर ES7 आया, फिर 8 आया, ES5 से स्टार्ट हुआ था इनफैक्ट। तो 2011-12 में एक Node.js का प्लेटफॉर्म बना। ये सारी कहानी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये करें, जावास्क्रिप्ट का पर्पस ये था टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू द वेब पेज। मिसाल के तौर पे ये जो मेरे सामने, आप सपोज करें कि वेब पेज खुला हुआ है, तो अगर मुझे आपको एग्जांपल देनी है कि इंटरेक्टिविटी क्या होती है, ये मैंने क्लिक किया तो ये एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, वापस क्लोज हो गया। अब ये जो ग्राफिकली मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ ना स्क्रीन के साथ, इसका ताल्लुक बैकएंड से कोई नहीं है, यानी ये रिक्वेस्ट बैकएंड पे नहीं जाती, बल्कि ये ब्राउजर के अंदर ही चलती है। ठीक है, ये सारी कुछ ये इंटरेक्टिविटी, तो ये बेसिकली पर्पस था आपके जावास्क्रिप्ट का। तो इसका मतलब मैं एक रिजल्ट निकालना चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट रन्स इनसाइड द ब्राउजर। बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज में होंगे, कुछ नहीं, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, तो आपको पता है, जैसे अगर C++ की एग्जांपल लें, जावा की एग्जांपल लें, C# की एग्जांपल लें, तो ऐसी लैंग्वेजेस को रन होने के लिए कोई कंपाइलर चाहिए होगा, कोई रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होगा, कोई IDE जिसके अंदर सारा कुछ नॉर्मली बिल्ट इन होता है, इसलिए आपको नहीं पता होता कि कंपाइलर क्या है, तो उनको कोई ना कोई एनवायरनमेंट चाहिए होता है रन होने के लिए। ठीक है, जैसे आपको पता है C++ में अगर आप कोई सोर्स फाइल में कोड लिखते हैं तो वो कंपाइल हुए बगैर रन नहीं होता, उसके लिए कंपाइलर चाहिए होता है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट जो हम पढ़ने लगे हैं, इसको रन होने के लिए क्या एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं, सादा सा वेब ब्राउजर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कहां चलती है, वेब ब्राउजर में। नोड में जेएस में भी चलती है, लेकिन अभी नोड जेएस में थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसी फाइल जो वेब ब्राउजर में ओपन हो। ऐसी कौन सी फाइल है जो बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में ओपन होती है, HTML की फाइल, ऑब्वियसली आपको पता है, वेब की फाइल। तो इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए, मैं अगर कहूं कि मुझे चाहिए index.html, तो बेसिकली ये index.html, आप मुझसे सवाल पूछेंगे जी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं तो HTML क्रिएट क्यों किया आपने, तो मैंने बोला है कि जिस तरह हर लैंग्वेज एग्जीक्यूशन के लिए, रन होने के लिए कोई एनवायरनमेंट चाहिए, जावास्क्रिप्ट को रन होने के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, क्या चाहिए, ब्राउजर। तो ब्राउजर में कौन सी फाइल ओपन होती है, HTML की। ठीक है, अब आप मुझसे सवाल अभी कर सकते हैं, सर क्या इसके अलावा कोई चारा नहीं है, यस है, Node.js का। लेकिन जब बार बार बता रहा हूं कि हम थोड़ी देर बाद Node.js में आएंगे, तो दोनों में मैं बेसिकली डिफरेंशिएट करना चाहता हूं कि रनिंग द जावास्क्रिप्ट इनसाइड द ब्राउजर and running the JavaScript outside the browser. What does it mean? So let's have a look at it first inside the browser. आपको पता है कि हम फ्रंट एंड में स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं और एनीथिंग दैट गेट्स इनटू द स्क्रिप्ट टैग इज कंसिडर्ड एज जावास्क्रिप्ट, नॉर्मली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं जी कंसोल लॉग और इसमें लिख देता हूं हेलो, तो दिस इज आवर फर्स्ट सक्सेसफुल जावास्क्रिप्ट कोड, दैट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इसमें कंसोल क्या है, डॉट क्या है, लॉग क्या है, ब्रैकेट्स क्या है, सारा कुछ ये हम ऑब्वियसली विल गेट टू नो इट। मैं अगर इसको रन करूं, अब जेएस प्रैक्टिस के अंदर जाऊं, तो मेरे पास HTML की फाइल है, एंड दिस कोड दैट आई हैव रिटन इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग would be reflected right in here. It would give me an output like this, hello. इसी तरह बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हम इसको भी अलर्ट लिखें तो मैं छोटा सा, मुझे एक सर्वे बताइएगा, मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया नहीं है इससे पहले, यानी कोई ऐसा बंदा है हमारी ऑडियंस में, ऑनलाइन या फिजिकल, आप में से पहले बता दें जो बैठे में, कोई ऐसा बंदा जिसको प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरी मुराद क्या है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा कैसे वेरिएबल में स्टोर क्या होता है, अरे क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, लूप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, इतना कुछ सबको पता है, आप तीनों को अंदाजा है, आपने अगर थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट भी पहले उड़ेगी और आपको भी अंदाजा है ऑब्वियसली। ठीक है जी, ऑनलाइन में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यही ना पता हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स, फंक्शंस, लूप्स, क्योंकि अगर मुझे ये पढ़ानी है तो फिर मुझे थोड़ा सा एक वीक इस पे लगाना पड़ेगा बेसिक्स पे, लेकिन अगर आप सारे लोग एग्री हैं कि हम लोगों को ये चीजें ऑलरेडी हैं, हम फेमिलियर हैं, तो फिर मैं वहां से ऊपर स्टार्ट करूं। एनीबडी प्लीज ऑनलाइन? अच्छा, किसी का जवाब नहीं, इसका मतलब सबको हाउ नो है, बेसिक प्रोग्रामिंग की हाउ नो है, तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा बेसिक्स में कि जी वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में डाटा, ओके जी आइडिया है, थैंक यू बैद। तो अगर किसी को नहीं होगा तो मुझे रोक दीजिएगा दरमियान में।
तो इसका मतलब है कि सारे लोग माशाल्लाह, हमारी इट्स अ वेरी गुड ऑडियंस, कि सारे लोगों को बेसिक्स पता है, तो मुझे बिल्कुल स्टक नहीं होना पड़ेगा जी, वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन क्या होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं बड़ा बैलेंस रह के पढ़ाने की कोशिश। अच्छा जी, तो ये जैसे मैंने अलर्ट लिखा, इसी तरह प्रॉम्प्ट है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है। तो मैं आई जस्ट बी लुकिंग एट दिस, क्योंकि हम नॉर्मली एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए या डिबग करने के लिए या आउटपुट चेक करने के लिए कंसोल का इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। ठीक है, ये कंसोल है, ये कैसे ओपन होता है जिसको नहीं पता, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे कंसोल में जाएंगे, तो यहाँ पे अब ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्राउजर। तो इज देयर अ वे कि हम इस कोड को विदाउट डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर एग्जीक्यूट कर सको। अब सीन ये था कि कल मैंने आपको बताया था जी, हमारे पास 3 टियर एप्लीकेशंस होती हैं। तो 3 टियर एप्लीकेशंस या 3 टियर एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने कहा था जी कि एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एक वेब सर्वर होता है, ये जिसे हम बैकएंड नॉर्मली बोलते हैं, और एक हमारे पास होता है डेटाबेस लेयर। और ये भी आपको कल बता दिया गया था कि हमारी हमारी इन तीनों टियर्स में सबसे पहले प्रेजेंटेशन में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और हम इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे फ्रंट एंड टियर में, रिएक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो बैकएंड है दैट इज एन एप्लीकेशन सर्वर, और ये इसको हम बैकएंड कहते हैं या वेब सर्वर कहते हैं या वेब एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं, सारे नाम इंटरचेंजेबल इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, हमारा डेटाबेस, जिसमें हम डेटा परसिस्ट करते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, मन स्टैक क्यों इतनी इसने अटेंशन ग्रैब की मार्केट के अंदर, उसकी जरा फिलॉसफी समझिएगा। पहले ही होता था कि जी हमने फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेज सीखनी है, तो नॉर्मली फ्रंट एंड में क्या इस्तेमाल होता था, जावास्क्रिप्ट। इवन रिएक्ट से भी पहले फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी इस्तेमाल होता था। ठीक, बैकएंड के लिए आपको अलग लैंग्वेज चूज करना पड़ती थी। बैकएंड के लिए अभी भी एक कॉमन है, बहुत अरसा से यूज हो रही है, बैकएंड के लिए या तो आपको PHP सीखनी पड़ती थी, या आपको .NET सीखनी पड़ती थी, या आपको जावा सीखनी पड़ती थी, या रूबी ऑन रेल्स सीखनी पड़ती थी, या पाइथन सीखनी पड़ती थी। इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं, कोई एक पिक कर लें जिसको जो आसान लगती थी, जिसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छी है वो जावा या C# पिक कर लेता था, जिसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेचारी माठी सी थी वो PHP, सिंपल टू यूज, सिंपल टू इजी टू स्टार्ट विद, उसको इस्तेमाल करता। तो इसका मतलब ये है कि हमें फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेज चाहिए थी बिफोर दी मन स्टैक, हमें बैकएंड के लिए अलग लैंग्वेज चाहिए थी, और हमें डेटाबेस के लिए अलग लैंग्वेज चाहिए थी, विच इज प्रोबेबली MySQL। बहुत ज्यादा फेमस है, हाँ अभी भी है, बहुत सारे स्टैक्स में ये यूज हो भी रहा है, होता रहा भी है। तो इसका मतलब ये है कि एक बंदा जिसको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना था, उसको कम से कम कितनी लैंग्वेज सीखनी थी, 3 लैंग्वेज सीखनी थी। तो कोई बंदा फुल स्टैक बनने का सोचता ही नहीं था, अगर कोई सोचता भी था तो वो बंदा सोचता था जो बहुत ज्यादा जीनियस होता था कंपैरेटिवली एवरेज लोगों के बराबर। तो नॉर्मली एवरेज लोग जो है वो फुल स्टैक सीखने का सोच भी नहीं सकते थे। ये हमेशा से डिबेट रही है कि यार कोई ऐसा मैकेनिज्म डिड्यूस किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए कि हम एक ही लैंग्वेज में ये तीनों टेक्नोलॉजीज कवर कर लें, यानी बंदा सिर्फ एक लैंग्वेज सीखे। क्योंकि देखें, अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड लैंग्वेज सीखेंगे 3-4 महीने इसमें लगेंगे, बैक एंड लैंग्वेज सीखेंगे 4-5 महीने इसमें लग जाएंगे, और फुली एक्सपर्टी लेंगे तो ऑब्वियसली शायद साल लग सके हर एक में। और फिर डेटाबेस की MySQL लैंग्वेज और डेटाबेस की बाकी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे तो उसके लिए अलग, फिर अगर आप API बिल्डिंग करते हैं तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं, उसके लिए अलग सारा कुछ है। तो बुनियादी तौर पे ये हमेशा से डिबेट का पार्ट रहा है जी कि हाउ कैन वी एक्चुअली राइट एवरीथिंग इन अ सिंगल कोड बेस। सिंगल कोड बेस का मतलब ये है कि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ लिख दे, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, डेटाबेस भी, APIs भी। ठीक, तो ये प्रॉब्लम जो सबसे पहले सॉल्व किया ना, वो किसने सॉल्व किया है, जावास्क्रिप्ट ने। और ये हुआ है सॉल्व, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको ये बता रहा था कि जी जावास्क्रिप्ट रन्स ओनली इन द ब्राउजर। अब जो चीज इनसाइड द ब्राउजर रन होगी वो फिर सर्वर साइड पे कैसे होगी, सर्वर साइड पे तो ब्राउजर का कोई लेना देना नहीं है, ब्राउजर तो कहां चलता है, सिर्फ आपके कंप्यूटर में, सर्वर पे तो नहीं चलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जावास्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ी सी R&D करके 2011 या 12 में एक नई चीज बनाई गई जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, बेसिकली अगर आपको ये थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग लगे तो मैं पेशगी माजरत में सिर्फ 2-3 मिनट लेके इसे खत्म करता हूँ, मैं क्योंकि थ्योरी से खुद बोर होता हूँ। तो लेकिन ये कुछ चीजें जरूरी हैं जो आपके माइंड में डालनी है। ये जो आपका वेब ब्राउजर है ना, कितने वेब ब्राउजर हैं आपके, बहुत सारे, हर बंदा डिफरेंट यूज करता है, कोई क्रोम यूज करता है, कोई मोजिला फायरफॉक्स यूज करता है, कोई ओपेरा मिनी यूज करता है, कोई सफारी नेटस्केप यूज करता है, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करता है, एज यूज करता है, लॉट्स ऑफ। लेकिन पूरी दुनिया में 74% शेयर किसका है, गूगल क्रोम का। दिस इज द बिगेस्ट या
दिस हैज द बिगेस्ट मार्केट शेयर अराउंड द ग्लोब इन द ब्राउजर्स, ठीक है। तो ये जो ब्राउजर है ना, ये बेसिकली एक चलता है इसका क्या नाम है यार, आई थिंक एक टूल है, इसका पता नहीं वीएम कहते हैं या क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बहरहाल चले। उस इस जिस टेक्नोलॉजी पे या जिस टूल पे, वो उसका नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, जिस टूल पे ये ब्राउजर काम करता है, वेब ब्राउजर, V8 इंजन, सॉरी वीएम नहीं बल्कि V8 इंजन। इसको आप नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, इसको मैं भी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। तो ये जो गूगल क्रोम है, बेसिकली इसका एक V8 इंजन है, यानी ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होना, कन्वर्जन करना, या इनफैक्ट ये सारा का सारा किस पे चलता है, V8 इंजन। V8 इंजन क्या है, इट्स नथिंग, इट्स यू कैन से अ सॉफ्टवेयर या टूल जो जिसकी बेस पे ब्राउजर काम करता है। तो जो भी लोग जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार कि इस V8 इंजन सिर्फ किसके अंदर चलता है, ब्राउजर के अंदर चलता है, या यूं समझ लें कि ब्राउजर V8 इंजन की बेस पे चलता है। तो जिन लोगों ने V8 इंजन लिखा था ना, तो उन्होंने सोचा यार कि हम क्यों ना इस V8 इंजन में कोई ऐसी एनहेंसमेंट करें, कोई ऐसी चीज ऐड करें कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर पे डिपेंड करना छोड़ दे। यानी उनका टारगेट क्या था कि जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर के बगैर भी हम रन कर सकें। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इस क्रोम का V8 इंजन है, इसको लिया और इसके ऊपर मजीद एपीआईज ऐड की। एपीआई आगे चल के बताऊंगा क्या होता है। मजीद एपीआई यूं समझे कि मजीद फंक्शनैलिटीज ऐड की, और फिर उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया कि जिसके थ्रू, जिसको एज अ रन टाइम एनवायरनमेंट बना के जावास्क्रिप्ट कोड बगैर ब्राउजर के रन कर सकते हैं। And this is what we will be talking about throughout the course, कि Node.js has been built on top of V8 engine, which helps us run the JavaScript code outside the browser environment. That's the philosophy। ये लाइन थी जिसपे मैं पहुंचना चाह रहा था, ठीक है। तो V8 इंजन तो ब्राउजर में पहले से था, उस पर कुछ उन्होंने एडिशनल फंक्शनलिटीज अचीव की, और अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर की डिपेंडेंसी के बगैर रन कर सकते हैं। जब ये काम अचीव हुआ, तो फिर ये पॉसिबल हुआ कि आप जावास्क्रिप्ट को अब सिर्फ ब्राउजर में नहीं लिख सकते, बल्कि अब जावास्क्रिप्ट की कोड कहां लिख सकते हैं आप, सर्वर साइड पे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इन सारों की बिक्री को अच्छी खासी डिस्टर्बेंस हुई कि लोग बहुत ज्यादा शिफ्ट होना किधर शुरू हुए, जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि आप बैकएंड पीएचपी जो मर्जी लिखें, फ्रंट एंड तो फिर भी आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी थी। तो अब क्या आसानी होगी, जो बंदा फ्रंट एंड डेवलपर था, जावास्क्रिप्ट तो उसको आती थी, वही जावास्क्रिप्ट उठा के वो किधर ले गया, बैकएंड पे, बैकएंड लिखना शुरू हो गया। अब पीछे से एक और सोने पे सुहागा, एक कुछ डेटाबेस आ गए जिसे हम नो एसक्यूएल कहते हैं। एक होता है एसक्यूएल डेटाबेस जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, जिसमें आप क्यूरीज लिखते हैं, वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये आगे जी नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस की एक एग्जांपल है मोंगोडीबी, जिसको हम मजीद डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर हुआ ये कि जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड से बैकएंड में तो आया, मोंगोडीबीज या नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस जो है, वो डेटाबेस में जो रिकॉर्ड स्टोर करता है वो भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, जो कि सिमिलर टू द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स या कलेक्शंस के फॉर्म में, तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड स्टोर करने का मैकेनिज्म है, वो भी किससे मिलता जुलता है, जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब है सोने पे सुहागा, जिस बंदे ने फ्रंट एंड सीखी उसके लिए बैकएंड सीखना बहुत आसान, जिसने बैकएंड सीखी डेटाबेस ऑब्वियसली उसके साथ बहुत आसान। तो यूं एक ही लैंग्वेज को इस्तेमाल करके पूरा स्टैक बन गया। दैट्स व्हाई इट गॉट मच मोर पॉपुलैरिटी देन एनी अदर स्टैक। वन स्टैक के कल मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाए थे। तो ये बेसिकली रीजन है कि आपको अगर जावास्क्रिप्ट आती है, जो अभी आप सब मुझे आंसर दिया जी कि यस आपको आइडिया है, तो आप ये अज्यूम करें, आप ये सपोज करें कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा हार्डवर्क चाहिए और आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में काफी मैंने कोशिश की है डिटेल से आपको इंट्रोडक्शन दूं। अब चूंकि आपने मुझे खुद बता दिया जी कि आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया है, तो मैं डायरेक्ट ना ब्राउजर की डॉम मैनिपुलेशन पे जाऊंगा, और वो भी सिर्फ एक काम के लिए कि मुझे वर्चुअल डॉम समझाना होगा आपका रिएक्ट का। डॉम मैनिपुलेशन होती क्या है, हम सबको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत अंदाजा है, वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट का भी थोड़ा बहुत अंदाजा है। तो मैं ये सपोज करता हूं कि मेरे पास एक दो तीन एलिमेंट्स हैं या एक ही एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज पी, और इस पी या पैराग्राफ में मैंने लिखा जी हेलो क्लास। तो अगर मैं वापस जाके इसे रन करूं या रिफ्रेश करूं, तो ये मेरे पास हेलो क्लास आ गया, पैराग्राफ का टैग है, सिंपल। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पैराग्राफ का जो
कंटेंट है वो चेंज कर दूं। कंटेंट का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के जरिए, या यूं समझें कि मैं एक और यहां पे लिखता हूं बटन। अच्छा, जिसको ये भी समझना आए ना कि ये इवेंट क्या है या इवेंट हैंडलिंग क्या है तो मुझे बता दीजिएगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है, और अगर जिसको नहीं आती तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। मैं फॉर एग्जांपल इस बटन को दे देता हूं जी आईडी, और इसको दे देता हूं बीटीएन, और इस पैराग्राफ को भी दे देता हूं मैं आईडी, और इसको दे देता हूं जी पैरा। फिर मैं इस बीटीएन को उठाता हूं और यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे जाके स्क्रिप्ट का टैग लिखता हूं, और इसमें मैं लिखता हूं जी फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इस क्यूरी सेलेक्टर में मैं लिखता हूं जी मेरे पास आईडी है विच इज बीटीएन, और ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा जी कि लेट बीटीएन इक्वल्स टू दिस, और फिर मैं कहूंगा बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर, और इस इवेंट लिसनर में मैं ये कहूंगा जी कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन जो है वो ट्रिगर कर दे, और इस फंक्शन को करे क्या, इस पे सिंपली फिलहाल मैं कहता हूं जी कि अलर्ट लिख दे। Now if I go back and if I click on this is saying hello। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मैं चूंकि डॉम मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो हेलो तो मेरे मकसद का नहीं है, इस पर्टिकुलर ये हेलो क्लास के बजाय क्या आ जाए, हेलो स्टूडेंट आ जाए या व्हाट्सएवर। तो मैं क्या कहूंगा, मैं वंस अगेन कहूंगा जी कि मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और फिर मैं कहूंगा किसको सेलेक्ट करे, आईडी की बेस पे PARA पैरा को सेलेक्ट करे, डॉट इनर HTML करे, या इनर टेक्स्ट भी हो सकता है। तो दैट इज गोइंग टू बी हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है जी। सो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, ये करता हूं, तो उसने हेलो स्टूडेंट कर दिया। अब हुआ क्या, बेसिकली दोबारा करें तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इसको हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। डॉम क्या होता है, किसी को अंदाजा है, कोई आंसर देना चाहे मुझे फिजिकल, आप जो भी लोग बैठे हैं उनमें से या ऑनलाइन, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम योर साइड टू। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये तो इसका एब्रीविएशन हो गया, ठीक है। और नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा डॉम करता क्या, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ डॉम होता क्या। जी ऑनलाइन, कैन एनीबडी प्लीज क्विकली डिफाइन। क्योंकि बात बात ये नहीं है कि मैं लेक्चर बोलूं और मैं मतलब ज्यादा बोलता रहूं और सारा कुछ, हमें ये टू वे चलना होगा। आपसे भी कुछ पूछूंगा, कुछ मैं बताऊंगा, इससे थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी भी रहेगी, थोड़ा सा शुगल मेला भी, गपशप भी रहेगी, और हम अच्छी तरह समझेंगे। सर ये एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है हमारी वेबसाइट के अंदर, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, लेकिन और डिलीट वगैरह के लिए। पूछ रहा क्यों यूज किया जाता है, मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है, डॉम क्या होता है, व्हाट इज डॉम। सर आपका जवाब ठीक है जी। सर जो हमारी वेबसाइट में जिस तरह एलिमेंट्स नजर आते हैं वो एक फ्लो में होते हैं, उसको कहते हैं डोम। एक फ्लो में होते हैं उसको भी कहते हैं डोम, ठीक है। ये आप तीनों ने अपनी अपनी जगह बात ठीक की है, मैं अभी जो कुछ सुनना चाहता हूँ वो अभी भी नहीं मिला मुझे। व्हाट इज डोम को थोड़ी सी अच्छी सी डेफिनेशन इससे भी, क्योंकि नॉर्मली जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं ना तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके जहन में वो स्केच होता है कि डोम क्या है, आप उसको अल्फाज नहीं दे पाते, और फिर वो अगला इंटरव्यू करने वाला समझता है शायद पता नहीं है आपको, हालांकि आपको पता होता है। आप तीनों ने अपनी अपनी जगह ठीक बताया, एक फ्लो में होते हैं, दूसरे बच्चे ने बताया जी कि हम ये जो इंटरेक्टिविटी करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं। कोई और प्लीज। आपने क्या बताया, सॉरी। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस का तो जिक्र नहीं किया अभी हमने, वो तो टाइपस्क्रिप्ट में या जावास्क्रिप्ट में बड़ी आगे की बात है। ऑब्जेक्ट्स की बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगेन जो मैं सुनना चाहता हूं वो नहीं है, फंक्शंस नहीं, अगेन। और कोई, चले मैं बता देता हूं। बेसिकली ये बड़ी वैलिड और मतलब बड़ी देसी डेफिनेशन बताऊंगा, और आप भी हंसेंगे यार ये कोई डेफिनेशन है आपने बताई है, बड़ी देसी। आपके पास इस वक्त HTML में कितने एलिमेंट्स हैं? अच्छा, मैं एलिमेंट्स किसको बोलता हूं, ये जो HTML में टैग्स है ना, जावास्क्रिप्ट की जुबान में इनको क्या बोलते हैं आप, एलिमेंट्स बोलते हैं। बाद लोग HTML में भी एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी मेरे पास इस वक्त अगर मैं सिर्फ बॉडी के अंदर बात करूं तो कितने एलिमेंट्स हैं? दो। कौन कौन से? एक पैराग्राफ एलिमेंट और एक, दैट्स इट, बस ये दो एलिमेंट्स हैं। अब डॉम क्या होता है, अगर मैं इन एलिमेंट्स को एक डिव में रैप कर दूं, तो आपको पता है कि
HTML पेरेंट चाइल्ड हायरार्की को फॉलो करता है। div जो है वो पेरेंट टैग हो गया या पेरेंट एलिमेंट हो गया। p और बटन इस div के चिल्ड्रन हो गए, ठीक। p और बटन का आपस में क्या ताल्लुक है, ये दोनों आपस में क्या हुए, सिबलिंग्स हो गए। यानी अगर मैं इस ट्री को ड्रॉ करूं तो दिस ट्री लुक्स लाइक दिस, कि ये मेरे पास बॉडी का टैग, अगर बॉडी से स्टार्ट करूं, इस बॉडी के आगे बॉडी के कितने चिल्ड्रन है, एक ही चाइल्ड है, और वो कौन सा है, बल्कि दो है, एक स्क्रिप्ट और एक बॉडी के दो चिल्ड्रन है, एक स्क्रिप्ट है और एक div है, ठीक है। सो दिस वन एंड दिस वन। अब ये जो div है फॉर एग्जांपल, इस div के फर्दर कितने चिल्ड्रन हैं, दो चिल्ड्रन हैं, कौन कौन से हैं शाबाश, एक p है और दूसरा क्या है, बटन है। ये है हमारे पास div। तो ये बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है HTML में। अच्छा, HTML हमेशा इस ट्री को फॉलो करता है, स्टार्टिंग विद द रूट, क्योंकि इससे ऊपर वाली रूट HTML है। मैंने सिर्फ डायरेक्ट कहां से स्टार्ट किया है, बॉडी से स्टार्ट किया। आप ऑलवेज यू कैन गो आफ्टर इवन बिफोर दिस वन। इसके बाद अगर आप इस बटन के अंदर भी कुछ लिखना चाहते हैं, अब बटन के अंदर क्या है, सिंपली टेक्स्ट नोड है। अच्छा, अब अगर मैं इनको नाम चेंज करके, पहले मैंने कहा ये टैग्स थे HTML की जुबान में, फिर मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट की जुबान में टैग्स के बजाय आप इसको इनको क्या बोले, एलिमेंट्स बोले। अब अगर मैं इसका एक नया नाम दूं कि इनको एलिमेंट्स भी ना बोले, इनको नोड्स बोले, क्या बोले, दरख्त के नोड्स। एक ट्री है और ट्री के क्या है, नोड्स हैं। तो इसका मतलब है ये रूट नोड है, ये उसका चाइल्ड नोड है, ये उसके दो चिल्ड्रन नोड है, चाइल्ड एक होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होते हैं, आपको पता है, और ये उसका नोड है। अब आपने देखा होगा कि नोड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट नोड, div एलिमेंट नोड है, बटन एलिमेंट नोड है, पैराग्राफ एलिमेंट नोड है, और दूसरा है टेक्स्ट नोड। एलिमेंट नोड की फर्दर ब्रांचेस हो सकती हैं, फर्दर चाइल्ड हो सकते हैं, टेक्स्ट नोड की फर्दर चाइल्ड। ये बात समझ आ गई है, ये फ्लो समझ आ गया। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो सारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना HTML में, जब हमारा ये वेब पेज ब्राउजर में रेंडर होता है तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ब्राउजर इनको ऑब्जेक्ट्स में बदल देता है। आई रिपीट, मैं डॉम की डेफिनेशन बता रहा हूं, इससे शायद डिटेल में डेफिनेशन कोई नहीं बताएगा आपको। आई रिपीट के बॉडी के अंदर सैकड़ों एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितने टैग्स हैं वो एलिमेंट्स हैं सारे। तो जब ये हमारा वेब पेज, यानी ये जो index.html है, जब ये ब्राउजर में रेंडर होगा तो ब्राउजर खुद, हम कुछ नहीं करेंगे, ब्राउजर खुद इन तमाम के तमाम टैग्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब एक सवाल बाकी है कि सर ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ी देर बाद बताता हूं ऑब्जेक्ट क्या है। तो ब्राउजर इनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा और उस ऑब्जेक्ट में इसी तरह की हायरार्की फॉलो होगी। तो अब जरा गौर से बात सुनिएगा, मैंने कहा जी कि जब ये HTML का पेज ब्राउजर में रेंडर होगा, ब्राउजर में का मतलब ब्राउजर के डॉक्यूमेंट में रेंडर होगा। डॉक्यूमेंट क्या होता है वो भी बताता हूं। पहले लफ्ज क्या आ गया, डॉक्यूमेंट। यानी जब ये HTML का पेज डॉक्यूमेंट में रेंडर होगा, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स को किस में बदल देगा, ऑब्जेक्ट्स में बदल देगा। तो दूसरा लफ्ज क्या है, गौर तलब, ऑब्जेक्ट ओ। और चूंकि ये इस तरह का एक पूरा मॉडल बन जाएगा, ट्री की तरह का एक मॉडल बन जाएगा, एक शेप बन जाएगी, एक शक्ल बन जाएगी, तो उस शेप को, उस पूरे ट्री को हम क्या कहेंगे, मॉडल। तो ये क्या बन जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड DOM। अब जो आप अपने सारी अपनी अपनी डेफिनेशन बताई थी ना, वो सारी ठीक थी, मैं ये सुनना चाह रहा था। अब नॉर्मल को पूछे ना डॉम क्या है, तो आप कहेंगे जी कि व्हेन एन HTML पेज गेट्स रेंडर्ड into the document या into the browser converts all the elements available in the document into the objects and it come out in the form of tree of objects or model of objects, that is called as document object model। ये क्लियर हुआ सबको। अब आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि अच्छा डॉक्यूमेंट क्या होता है पहले देखें। ये आपको नजर आ रहा ना, ये व्हाइट एरिया, जितने एरिया पे आपका वेब पेज का कंटेंट शो होता है, ये व्यू पोर्ट है। वेरी गुड। तो डॉक्यूमेंट क्या है फिर, ये व्यू पोर्ट है, ये भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, इस केस में यही व्यू पोर्ट है और यही डॉक्यूमेंट है। मैं आपको जरा अब डॉक्यूमेंट और व्यू पोर्ट में भी फर्क बताता हूं। अब जरा देखिएगा, अब व्यू पोर्ट डिफरेंट है और डॉक्यूमेंट डिफरेंट है। कैसे? ये जो करंट विजिबल एरिया है ना आपका, ये क्या है? व्यू पोर्ट। लेकिन अगर आप बीच में स्क्रॉल को भी शामिल कर लें, ऊपर से लेके नीचे तक, ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। तो अब समझ आई कि जावास्क्रिप्ट की जुबान में डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं? पूरा का पूरा वेब पेज का एरिया जिसके अंदर सारे HTML के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। When that HTML gets rendered into the browser, everything converts into the objects, और वो objects are represented in a tree like structure. That structure is called a DOM. अब वर्चुअल डॉम समझने के लिए डॉम बहुत जरूरी है। अगर आपको ये डॉम समझ आ गया है तो एक हफ्ते बाद आपको वर्चुअल डॉम समझाऊंगा। एक हफ्ते में ये हजम हो जाएगा ना। अब आप वापस आए इंटरनेट पे और यहां पे लिखें डॉम। सिंपली आपको यहां से कोई एक डायग्राम जो आपकी पसंद की है वो चूज कर लें। ये देख लें जी, ये देख लें जी, ये देख लें। ये क्या है? डॉक्यूमेंट। उसके अंदर क्या है? HTML। मैंने कहां से शुरू किया था? बॉडी से। लेकिन मैंने कहा था इससे ऊपर भी जा सकते हैं आप। तो स्टार्ट कहां से होता है? और डॉक्यूमेंट क्या है बता दिया आपको। समझ आ गई डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट का इमीडिएट चाइल्ड कौन है? HTML, which is root element, because everything that is displayed in the document is written inside the HTML tag, because that is what you can see in here. समझ आ गई? उसके बाद अगर आप आगे आए तो इस HTML के दो इमीडिएट चिल्ड्रन है। इसके अलावा, दो के अलावा कुछ नहीं हो सकता। दो इमीडिएट चिल्ड्रन है। एक कौन सा है? हेड। दूसरा कौन सा है? अच्छा, इनके साथ साथ देख लें आप, एलिमेंट लिखा हुआ है। रूट एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट। ठीक है। अब हेड के कितने चिल्ड्रन है? सिर्फ एक, टाइटल। और उसके अंदर क्या है? माई टाइटल विच इज टेक्स्ट। तो ये इसने ये एलिमेंट लिखा है और ये क्या लिखा है उसने? टेक्स्ट। तो जो मैंने नोड वाली जुबान बताई है कि हैं ये दोनों नोड, नोड्स की दो अकसाम है, एलिमेंट नोड और टेक्स्ट नोड। एलिमेंट नोड के फर्दर चिल्ड्रन हो सकते हैं, टेक्स्ट नोड के नहीं हो सकते। समझ आई बात? अब इसी तरह वापस इस साइड पे आए। बॉडी, बॉडी के कितने चिल्ड्रन है? बोले जल्दी से। दो हैं। ये तीसरा नहीं है? तीसरा नहीं है, क्योंकि तीसरे की लाइन इससे नहीं निकल रही, इससे निकल रही है। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसके दो चिल्ड्रन है, एक एंकर और एक। एंकर के अंदर भी क्या है? टेक्स्ट। और H1 के, इनके फर्दर चिल्ड्रन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं इससे कोई चिल्ड्रन निकालना चाहूं तो H1 के अंदर फर्दर कुछ भी हो सकता है, एंकर के अंदर कुछ और भी हो सकता है। बहरहाल, that's the whole philosophy. This is called the HTML DOM tree of objects. अब सिर्फ एक बात मेरे पे कर्ज रह गया कि आपको ऑब्जेक्ट समझा दूं। डॉम भी समझ आ गया आपको, मॉडल भी समझ आ गया आपको, ऑब्जेक्ट नहीं समझ आया अभी आपको। यहां तक सारे मेरे साथ हैं? चले, अब मैं वापस चलता हूं जी कि ऑब्जेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये तो आपको मैंने जो क्लिक बताया ना, ये जस्ट डॉम मैनिपुलेशन के लिए बताया कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है। लेकिन डॉम मैनिपुलेशन भी आपको सही से तब समझ आएगी जब आपको ऑब्जेक्ट समझ आएगा। सो लेट्स गेट बैक टू दी सिंपल थिंग। इसको भी मिटा देता हूं। तो बेटा प्लीज याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट और मॉडल, बीच वाला वर्ड अभी समझाने लगा। आपको पता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आपने कहा ना खुद ही कि आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी है, आपको इफ एल्स का कॉन्सेप्ट भी है, लूप्स का कॉन्सेप्ट भी है, तो हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? मैंने कहा जी a इक्वल्स टू 90। ये आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में इक्वल टू नहीं होता, इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। दो दफा इक्वल टू लगाएं तो उसका मतलब इक्वल टू होता है। ये सिर्फ इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मैं जस्ट वेरी क्विकली ये समझाऊंगा। मैं हर क्लास में इसलिए बताता हूँ कि बेचारे बीच में कोई मेरे जैसे माठे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि वेरिएबल में डाटा स्टोर कैसे होता है, मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज होता है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है। तो मैं अपने जैसे जो माठे लोग हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। जिनको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता है उनके लिए पेश की माजरत, थोड़ा सा होल्ड करें। ये बेटा हमारा मेमोरी जो स्ट्रक्चर है ना, जब भी हम कोई डाटा स्टोर करते हैं ना किसी वेरिएबल में, तो डाटा कहाँ स्टोर होता है? बेसिकली जाके कंप्यूटर की मेमोरी में। और मेमोरी किसे मुराद मेरी रैम होती है। तो प्रोग्रामर, जो भी प्रोग्रामर है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्रामर है, वो एक्चुअली किसको कंट्रोल कर रहा होता है? रैम को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक, तो ये मैंने जो लिखा ना, लेट a इक्वल्स टू 90, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मेमोरी में जाके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, और ये जो 90 है इसमें असाइन हो रहा है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि उस a में जाके वो 90 पड़ गया, या 90 जाके उसमें स्टोर हो गया। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ अ वेरिएबल। इसी तरह अगर मैं यहां लिखता b इक्वल्स टू 38,
तो ये क्या करता, ये b नाम का एक वेरिएबल जाके मेमोरी में क्रिएट करता है और उसमें क्या करता, 38 रख देता। ठीक, यहां तक सिंपल। अब जरा बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, यानी बात का बतंगड़ बनाते हैं। तो ये तो सिंपल डेटा टाइप है। अगर मैं ये कर दूं, लेट नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल अली, ये भी वही काम करेगा। ठीक, अगर मैं ये लिखता हूं लेट इज स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू, ये भी वही काम करेगा। अब इनमें फर्क क्या है, ये वेरिएबल नंबर टाइप का है क्योंकि इसमें डाटा कौन सा आ रहा है, न्यूमेरिक आ रहा है। ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है क्योंकि इसमें डाटा कौन सा आ रहा है, स्ट्रिंग का आ रहा है। और ये वेरिएबल बुलियन का है क्योंकि इसमें डाटा कौन सा आ रहा है, ट्रू या फॉल्स आ रहा है। ये भी सारों को पता है। अब कहानी शुरू होती है इससे आगे। अगर नॉर्मली जब भी आपको कोई नंबर स्टोर करना हो तो आप न्यूमेरिक वेरिएबल लेते हैं, जब भी आपको स्ट्रिंग स्टोर करना हो तो आप स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली कपल्ड लैंग्वेज, यानी ये आपको रिक्वायर नहीं करती कि आप डाटा टाइप लाजमी दें। यानी C++ की तरह हम ये नहीं करेंगे यहाँ पे int a इक्वल्स टू 90 कि हमें बताना पड़ेगा जी कि एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। यहाँ ये खुद इन्फर कर लेता है डाटा टाइप। इन्फर करने का मतलब अखज कर लेता है। जिस तरह का डाटा आप असाइन करते हैं वेरिएबल में, ये अपनी टाइप उसी तरह की बना लेता है। ऐसी लैंग्वेजेस को हम डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, कि यानी आप उनकी डाटा टाइप्स फिजिकली खुद लिखते नहीं हो, स्टैटिकली लिखते नहीं हो, बल्कि रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे वो वेरिएबल खुद अपनी डेटा टाइप डिसाइड कर लेता है बेस्ड ऑन द डेटा विच इज बीइंग असाइन्ड टू इट। इस फीचर को कहते हैं टाइप इन्फरेंस। इन्फर करना कहते हैं अखज करना, किसी चीज से कोई नतीजा अखज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस ए पे हावर करूं तो ऊपर देख रहे हैं ए कॉलन नंबर, तो आगे नंबर क्या पता है, डेटा टाइप है। तो जावास्क्रिप्ट को क्या पता कि एक ही डेटा टाइप नंबर है, क्योंकि इसमें आने वाली वैल्यू क्या है। तो इसने वैल्यू को देखा राइट हैंड साइड पे कौन सी असाइन हो रही है, उस वैल्यू की बेस पे उसने अपनी टाइप को क्या कर लिया, इन्फर कर लिया। समझ आई बात। जैसे आजकल सियासत में ना जिस पार्टी का जोर है लोग अपने आप को उससे मुंसलिक कर लेते हैं जी, क्योंकि वो हुकूमत में आ रही है तो इन्फर कर लीजिए हम नून लीग वाले हैं, आजकल उनका दौर है। ठीक है, अब कोई दूसरी डोमिनेंस में होती है। खैर, तो इसी तरह अगर मैं इस नेम के ऊपर हावर करूं तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसको क्या पता कि नेम स्ट्रिंग टाइप का है। इसने टाइप को क्या किया, इन्फर किया बेस्ड ऑन द वैल्यू बीइंग असाइंड। अगर मैं इसके ऊपर हावर करूं तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, बुलियन। इसको क्या पता है कि इस स्टूडेंट बुलियन है, बिकॉज इस स्टूडेंट वेरिएबल ने टाइप को क्या कर लिया, इन्फर कर लिया। तो अब जिन्होंने भी इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, C++ या जावा या C#, तो उसमें और इसमें फर्क नजर आया, एक छोटा सा पहला फर्क, बहुत सारे हैं लेकिन पहला फर्क नजर आया कि वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, वो स्टैटिकली टाइप्ड है। एक ही मतलब है स्ट्रांगली टाइप्ड और स्टैटिकली टाइप्ड का। स्टैटिकली टाइप का मतलब जहां वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वहीं टाइप लिख देते हैं। ये डायनामिकली टाइप्ड है, इसमें आप टाइप खुद नहीं लिखते, बल्कि ये कंपाइल टाइम पे खुद डिसाइड करता है कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है। तो इसको दो बातें इसमें से निकली हैं, एक तो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज और डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, और दूसरी बात आपको पता चली है टाइप इन्फरेंस। क्या पता चली है, टाइप इन्फरेंस। ठीक है, अच्छा ये टाइप इन्फरेंस ज्यादा टाइपस्क्रिप्ट में यूज होती है, उस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन चले। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई डेटा स्टोर करना होता है तो हम उस वक्त डिसाइड करते हैं कि हमें वेरिएबल कौन सा लेना है। ठीक है, लेकिन 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 अगर मुझे यहां तो मैं ए में एक नंबर स्टोर कर रहा हूं ना 90, अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो तो क्या करूंगा, किसी को अंदाजा है कोई, जल्दी से, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अंदाजा हो जल्दी जल्दी से जवाब देते जाएंगे, मेरे लिए भी काम आसान हो जाएगा। अगर मुझे एक से ज्यादा सिमिलर डेटा आइटम स्टोर करने हैं तो क्या करूंगा, सर एरेज यूज करेंगे। वेरी गुड, अरे बनाएंगे। अच्छा, जो बाकी लोग बोल नहीं रहे, मैं प्लीज प्लीज उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो बोल नहीं रहे तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उनको समझ आ रही है। अब ये उनका, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज मुझे रोक दीजिएगा अगर आपको समझ ना आए। मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि 2 या 3 लोग, जाहिर है हमेशा हर बैच में ऐसा होता है कि 2 या 3 या 4 लोग ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होता है, वो या यूनिवर्सिटी में होते हैं या उनकी तालीम थोड़ी सी बड़ी ज्यादा होती है, तो वो जवाब दे पा रहे होते हैं। बाकी लोग बेचारे कुग्गू बन के सोच रहे होते हैं यार कि मैं पता नहीं, खुद को वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे ले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू आर ऑल इक्वल और एवरीबॉडी हैज द सेम राइट एक्चुअली टू आस्क अ क्वेश्चन, टू स्टॉप मी इन फैक्ट व्हेनेवर एंड
in whatever topic they feel they are not good at. तो हम अरे डिक्लेयर करेंगे, यानी अगर आपको 4 नंबर स्टोर करने हैं तो बजाय आप ये काम करें कि आप 4 नंबरों के लिए करें जी कि n1 यानी नंबर 1 इक्वल्स टू दिस कर दें, फिर आप कहें जी कि लेट n2 यानी एक दूसरा वेरिएबल लें और उसमें दे दें 52, फिर आप लेट n3 करें और तीसरा वेरिएबल दे के उसमें कहें जी आप 58. दैट्स क्वाइट मेसी, क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्वाइट लेंथी, ज्यादा वो खपत है। 10-12 वेरिएबल्स होंगे तो आपका और कोई काम नहीं है, वेले हैं कि 10-12 वेरिएबल ही डिक्लेयर करते फिरेंगे आप बैठ के। तो इसके लिए ज्यादा आसान काम क्या है कि आप एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करें n के नाम से और उसमें ऑल द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जो आप देना चाहते हैं वो असाइन कर दें। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, जिसको आप देसी जुबान में बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, दिस इज द इंडिकेशन के ये जो अपने अंदर इनक्लोज करेगा, या ये अरे की इंडिकेशन है बेसिकली। ये जो डीलिमिटर है, डीलिमिट करना कहते हैं हद बंदी करने को, बॉर्डर खींचने को। मिसाल के तौर पे ये जो 4 कमरे की दीवारें हैं ना, ये हमारे क्या है, डीलिमिटर्स हैं। तो डीलिमिटर का मतलब ये है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट या इसके बॉर्डर्स। तो ये जो डीलिमिटर्स है ना, 2 ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये किसकी निशानी है, अरे की निशानी है। और ये तकरीबन हर लैंग्वेज में अरे के लिए ये इस्तेमाल होती है। तो इसके अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी मर्जी वैल्यूज दे दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो n है ये सिंपल वेरिएबल नहीं रहा। सिंपल वेरिएबल वो होता है जिसमें एक डाटा आइटम स्टोर करते हैं। ये क्या बन गया, ये वेरिएबल एक अरे वेरिएबल, यानी इट कंटेन्स नॉट अ सिंगल आइटम ऑफ डाटा बट इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा। समझ आ गई ये बात? अब आप जिन लोगों को अरेज का पता है उनको ये भी पता है कि हम इस अरे में से अगर लेट्स सपोज इसको मैं एज इट इज डिस्प्ले कराना चाहूं लॉग में, तो मैं n कर दूं तो इट वुड स्ट्रेट अवे गेट डिस्प्लेड। अब आप इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये साथ में क्या लिखा देख रहे हैं, 4। तो ये 4 क्या, बेसिकली अरे के आइटम्स को काउंट करें, 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं अरे लेंथ। जितने भी एलिमेंट्स आपने अरे में डाले हैं उसको क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ दिखा रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसने हर एक एलिमेंट को एक पोजीशन दे दी है। ये कौन देता है, मेमोरी खुद देती है। ये थैंक्स टू ब्राउजर की हमें सिमुलेट करके दिखाता है। एक्चुअली मेमोरी में हर एलिमेंट को खुद एक यूनिक नंबर असाइन हो जाता है। वो नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं 52, इसको बाय डिफॉल्ट पहले एलिमेंट को कौन सी पोजीशन असाइन हो जाती है, 0, दूसरे एलिमेंट को 1, तीसरे को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं। अच्छा, अगर आप किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर 2 करूंगा तो क्या शो होगा आउटपुट पे, 65, क्योंकि 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज हूं मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए तेज हूं कि मैं पहले आपको एतमाद में ले चुका हूं। एक्चुअली मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्ट। इसको ना भूलिएगा, मैं बार बार याद करा रहा हूं कि मैं एक्चुअली शुरू कहां से हूं, ऑब्जेक्ट, और कहानी खत्म भी कहां करूंगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझाना शुरू कर दूंगा तो समझ नहीं आएगी ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों है भाई। और मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जावास्क्रिप्ट के 3 पिलर्स हैं। ये जिसको समझ आ गया ना उसको जावास्क्रिप्ट समझ कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं करेगी। एक है अरे, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है फंक्शन। अरे हो गई, एक पिलर हो गया। ठीक है, मतलब इसमें जाहिर है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स अरे भी हम बिल्ड करेंगे फ्यूचर में जाके, लेकिन अरे का यही कॉन्सेप्ट है कि अरे कंटेन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स। अच्छा, यहां एक सवाल हो सकता है, क्या सर इस अरे में डिफरेंट टाइप का डेटा भी हो सकता है? जैसे अरे में C++ में होता है कि अगर अरे इंट की है ना तो उसमें सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अरे स्ट्रिंग टाइप की है तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोई सख्ती नहीं है। इसी में आप स्ट्रिंग डाल दें, कहेगा ठीक है बिस्मिल्लाह आने दो। इसी में आप नंबर डाल दें, बिस्मिल्लाह। इसी में बुलियन डाल दें, बिस्मिल्लाह। इसी में ऑब्जेक्ट डाल दें, कुछ भी डाल दें, सब ये माइंड नहीं करेगी जावास्क्रिप्ट। समझ आ गई बात? लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, बिकॉज अरे का मकसद ही है कि इट शुड कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। हालांकि ये डिफरेंट टाइप कंटेन कर सकती है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। उसके लिए एक और चीज है। तो समझ आ गई बात? अब सिंपल वेरिएबल कब इस्तेमाल करना है, व्हेन यू वांट टू स्टोर अ पीस ऑफ डेटा, अ सिंगल आइटम ऑफ डेटा। अरे कब इस्तेमाल करनी है, व्हेन यू वांट टू स्टोर ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक, अब अगर हम देखें कि हमारे पास एक और यूज केस है कि रियल टाइम में आपने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करनी है। आपने किसकी इंफॉर्मेशन सेव करनी है, तो क्या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सिमिलर टाइप की होती है? कैसे? मिसाल के तौर पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है,
ये न्यूमेरिक टाइप का होगा। स्टूडेंट का नेम है, स्ट्रिंग टाइप का होगा। इज क्वालिफाइड या इज एलिजिबल और नॉट, बुलियन टाइप की होगी, यस या नो, ट्रू या फॉल्स में। और कॉन्टैक्ट डिटेल अगेन आपकी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। फी कितनी है आपने जो यूनिवर्सिटी में पे करनी है वो किस टाइप की होगी, दोबारा न्यूमेरिक टाइप की होगी। एज कितनी है आपकी वो किस टाइप की होगी, न्यूमेरिक टाइप की होगी। मैरिड है या नहीं है, इज मैरिड, यस या नो, वो किस टाइप का होगा, बुलियन। इसका मतलब है कि अगर आपने एक फर्द की, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो सिमिलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या ये अरे इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। तो जब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किसी इंफॉर्मेशन की टाइप स्ट्रिंग है, किसी की बुलियन है, किसी की नंबर है, ये स्टोर करनी हो, तो देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट कम्स इनटू प्ले। जैसे मैं अगर आपको कहूं एसटीडी, तो जिस तरह अरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट है ना डिलिमिटर, इसी तरह ये जो करली ब्रैकेट है ना, जब आपको ये नजर आए तो इसका मतलब ये नहीं, ये करली ब्रैकेट्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल। अच्छा, अगर लिटरल का लफ्ज मुश्किल लग रहा है समझना तो आप सिंपली इसको कह लें ये ऑब्जेक्ट की निशानी है। करली ब्रैकेट किसकी निशानी है? अच्छा, करली ब्रैकेट कब ऑब्जेक्ट होता है? जब इसके आगे पीछे कुछ ना हो। क्योंकि आपको पता है जब आप कभी फंक्शन लिखते हैं ना तो फंक्शन में भी ये करली ब्रैकेट्स आती हैं, लेकिन इन करली ब्रैकेट्स के फौरन पीछे क्या लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस और फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये फंक्शन की बॉडी है। इसी तरह आपको ये भी पता है कि करली ब्रैकेट इफ एल्स में भी आती है, तो ये भी सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट है। तो इसके साथ ये तनहा तो नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है। जबकि जब मैंने ये लिखा तो इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो ये जब ऐसा यानी जब दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स ऑल अलोन यूज हो रही हो तो वो किसकी निशानी होगी, ऑब्जेक्ट की। जी जी, बिल्कुल। अगर जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ी है ना तो उन्होंने ये लिखा होगा जी, स्ट्रक्ट एसटीडी और साथ में ये लिखा होगा, इज इट। तो ये ऑब्जेक्ट तो ना हुआ ना, इसके साथ लिखा हुआ ना पीछे नाम। हाँ, अब अगर इस स्ट्रक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं आप, मिसाल के तौर पे आप फिर ये लिखते हैं मैं सी प्लस प्लस डिस्कस नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं कहता हूं एसटीडी एस इक्वल्स टू समथिंग, कोई भी डेटा, ठीक। तो ये जो एक इंस्टेंस है ना, ये इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कहला सकता है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्चर के केस में, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये जितनी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना उनमें ऑब्जेक्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है। आपको कंस्ट्रक्टर क्लास बनानी पड़ती है, क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है, उस कंस्ट्रक्टर की बेस पे आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसमें कुछ पैरामीटर पास करते हैं और वो जाके एक ऑब्जेक्ट बनता है बेसिकली। जावास्क्रिप्ट में ये ऑब्जेक्ट है बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको ना कोई क्लास बनाने की जरूरत, हाँ बनाएंगे फ्यूचर में, लेकिन ऑब्जेक्ट एज इट्स सिंपलेस्ट, इसलिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट सिर्फ नहीं कहा बल्कि ऑब्जेक्ट लिटरल का है, ठीक है। तो सिंपली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। चलें ये लाइन भी याद रख लें, पल्ले मार ले, जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। कैसे उसको जस्टिफाई करूंगा, पहले ये समझ आ गया आपको, ठीक। तो हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नहीं बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, जब भी हमें ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पेश आती है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ऑब्जेक्ट की जरूरत इसीलिए पेश आती है कि व्हेन वी वांट टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ सिंगल वेरिएबल, ऐसी है। तो ये भी इसी तरह काम है। तो अब अगर मैं यहां पे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करना चाहूं तो स्टूडेंट का क्या होता है, रोल नंबर होता है, और रोल नंबर ऑब्वियसली नंबर होता है, फिर कॉमा, फिर इसका नेम होता है, नेम जो है वो इसकी स्ट्रिंग हो सकती है, फिर इसकी एज होती है, एज अगेन फिर नंबर हो सकता है फॉर एग्जांपल, फिर इसकी कांटेक्ट हो सकता है, तो कांटेक्ट इसका कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, या ईमेल कह लें या कांटेक्ट कह लें, व्हाट्सएवर। कांटेक्ट है अगर तो ये नंबर ही लिख दें, व्हाट्सएवर। आपने अंदाजा किया है कि एक खास पैटर्न है ऑब्जेक्ट का,
एक खास सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट का कि जब भी मैं करली ब्रैकेट लिखता हूं तो पहले तो याद रख लें कि जहां करली ब्रैकेट देखे ना, जिसके पीछे कोई नाम, कोई पैरेंथेसिस, कुछ भी ना हो, ऑल अलोन हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? बगैर देखे आंखें बंद करके बोल दें ये ऑब्जेक्ट लिटरल है। क्या है? जब ऑब्जेक्ट लिटरल है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन होगी, वो हमेशा की वैल्यू पेयर में आएगी। यानी कोई भी प्रॉपर्टी, यानी की वैल्यू को आप कह लें प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, ये प्रॉपर्टी नेम है और ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ये प्रॉपर्टी नेम बिल्कुल सीएसएस की तरह, ऐसा नहीं था, फर्क सिर्फ ये था कि सीएसएस में यहां आप सेमीकोलन देते हैं एक प्रॉपर्टी के बाद, जबकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं दे आर सेपरेटेड बाय द कॉलन, सॉरी कॉमा, यू आर राइट, परफेक्ट। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बताएं, व्हाई डू वी यूज ऑब्जेक्ट? व्हेन वी वांट टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेम है, इसकी डिफरेंट टाइप है, डेटा टाइप की बात कर रहा हूं। नंबर है, इसकी ये डिफरेंट डेटा टाइप का है। बुलियन है, ये डिफरेंट डेटा टाइप का है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं जी कि इज पास्ट टू ट्रू, कोई और ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आपके ज़हन में है जो यहां मैंने नहीं लिखी हुई? तकरीबन यही होती है ना डेली लाइफ में। दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लें, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या स्ट्रिंग में होगी, या नंबर में होगी, या फर्दर ऑब्जेक्ट में होगी। आगे चल के पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वैल्यू में फिर एक ऑब्जेक्ट आ सकता है। अच्छा, यहां पे अरे भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूं जी कि आपकी स्किल्स क्या है, तो क्या किसी बंदे की स्किल 1 हो सकती है? किसी की 2 भी हो सकती है, किसी की 10 भी हो सकती है। तो स्किल्स के लिए क्या लिखूंगा? वेरी गुड, अरे। अब आपने देखा है कि एक अरे एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्ट हो रही है, बिकॉज यू नो। अच्छा, ये यूं भी हो सकता है कि क्या आपके कॉन्टैक्ट नंबर 1 से ज्यादा नहीं हो सकते? आप इसको भी अरे में डाल दें। आपका ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, ये दूसरा कॉन्टैक्ट है। इसी तरह स्किल्स आपकी फॉर एग्जांपल है जी, रीडिंग स्किल्स है। आप में कौन कौन सी और स्किल्स हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स है। आप में बहुत सारी और स्किल्स हैं, ठीक। तो यूं देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह शेप हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर में जो मैं यहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं आपको, कि आप डॉम एटलीस्ट पूरा समझ जाएं, और अब आप इस पोजीशन में आ चुके हैं कि आप डॉम के करीब पहुंच चुके हैं। डॉम में डी और एम पहले ही पता लग चुका है, तो ओ अब पता लगने लगा है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, अब इसकी डेफिनेशन सुन लें कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, या यूं समझ लें कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, and that different type of information is stored inside the object in the form of properties. Properties consist of name value pair, property name, property value, property name, property value, property name, property. Property name can have numeric value, string value, array as a value to the property, another object as a value to the property, a function as a value to that property. ये समझ आ गया ऑब्जेक्ट सबको? जी ऑनलाइन बेटा, एक तो आप प्लीज बोला करें थोड़ा सा हम, ताकि एक थोड़ी सी इंटरेक्टिव क्लास रहे। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, बिकॉज मजा आएगा अगर आप ये चीजें इसकी पूरी एसेंस के साथ समझेंगे, और फिर जब अगली क्लास में आएंगे सो यू वुड रियली एंजॉय दैट। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर दैट्स ओके। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको अगर मैं आपको आउटपुट में दिखाऊं, लेट मी रिमूव एवरीथिंग एल्स, और यहां पे आके मैंने आपको लॉग किया और std किया, और जब मैं यहां पे वापस आता हूं आउटपुट पे, एंड इफ आई हिट दिस, कैन यू सी दिस? और अंदाजा करें कि एज, इसने बेसिकली खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया प्रॉपर्टीज को। एज कॉन्टैक्ट इज पास। अच्छा, कॉन्टैक्ट में देखें आगे क्या लिखा हुआ है, एक अरे है और इसकी लेंथ कितनी है? 2। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो सेम है, कि उसके उसी तरह इंडेक्स फॉलो हो रहे हैं। इसी तरह जब आप स्किल्स में जाएंगे तो स्किल्स में भी क्या है? अरे है। बाकी में तो नंबर और स्ट्रिंग तो सिंपल है। स्किल्स में जाएंगे तो एक चीज इसने साथ में खुद दे दी है जो मैंने लिखी नहीं है, जो मैंने मेंशन ही नहीं की, एंड दैट इज ये काम इसने अरे के साथ नहीं किया था,
ये काम इसने सिंपल वेरिएबल के साथ नहीं किया था। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये कैपिटल ओ के साथ ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला था अभी? जावास्क्रिप्ट में सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये सब कुछ कैसे ऑब्जेक्ट है, इसको जस्टिफाई करने का टाइम तो बाद में आएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लें कि जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जाके लिंक हो गया एक जद्दे अमजद ऑब्जेक्ट है जो सबसे ऊपर है जावास्क्रिप्ट में, जो पहले से मौजूद है, बिल्ट इन है। तो हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे बनाएंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जाके खुद ब खुद किसके साथ अटैच होंगे? जो इनका इंसेस्टर ऑब्जेक्ट होगा, ग्रैंड ऑब्जेक्ट होगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट का नाम ही ऑब्जेक्ट है। ये ऑटोमेटिकली होगा, हम नहीं करेंगे इसको। समझ आइए बात? तो सिंपली, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, नो नीड टू क्रिएट क्लासेस। हालांकि हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर ये काम करेंगे। यहां तक सबको समझ आ गई बात? अब इस ऑब्जेक्ट की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस किया जाए? जैसे होता ना, अरे में 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप हर एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस करते थे इंडेक्स के साथ। यहां तो इंडेक्स है ही नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? डॉट के साथ। तो दूसरी बात ये याद रखिएगा कि व्हेनेवर वी राइट एन ऑब्जेक्ट, या इसको उल्टा पढ़ें, जब भी किसी चीज के साथ डॉट लगा हुआ देखें, डॉट ऑपरेटर, समझ जाए तो उसके पहले वाली चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ जाएंगे उसके पहले वाली चीज क्या है? स्टूडेंट के साथ डॉट लगा है ना, तो डॉट हमेशा किसके साथ लगता है? और डॉट क्यों लगता है? ताकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जा सके। मैंने लिखा है जी std.age, आउटपुट में क्या आएगा? 20 ना, एज 20 है। सो नाउ इफ वी गो बैक, इट्स 20। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखा था, ये कंसोल क्या है? आपको कैसे पता चला? डॉट है। कंफर्म? तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्री रिटन है, बिल्ट इन है। तो अब ऑब्जेक्ट्स की कितनी टाइप्स हैं? तो ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया कंसोल का, कसम मैं नहीं बनाया। तो इसका मतलब है ये किसने, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है बेसिकली, कंसोल। तो इसके आगे डॉट के बाद जो फौरन लिखा हुआ लॉग, ये क्या है? फंक्शन। आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपको क्या पता फंक्शन? वेरी गाइस, हमें निशानी दो कि आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे इस पूरे ऑब्जेक्ट में कहीं फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो इसका मतलब है कि अगर आपके डॉट के बाद कोई भी नेम लिखा हो विदाउट पैरेंथेसिस, तो वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट की सिंपल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद एक नाम लिखा और उसके साथ फौरन पैरेंथेसिस हो, तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शन। और इसको बजाय फंक्शन के आप कहेंगे मेथड। अब जिन्होंने ऊप पढ़ी है ना, उनका इम्तिहान है, वो मुझे बताएं कि मेथड और फंक्शन में फर्क क्या है। जिन्होंने कहीं कहीं ऊप पढ़ी है, किसी भी सब्जेक्ट में ऊप पढ़ी है, ऑब्जेक्ट और मेथड में क्या, सॉरी, फंक्शन और मेथड में क्या फर्क है? सर जी जी, सर जो फंक्शन ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होता है उसको मेथड बोलते हैं। वेरी गुड, दैट्स करेक्ट। और कोई यहां से? अच्छा चलें, अभी चूंकि वो हमने फंक्शन को एसोसिएट नहीं किया ऑब्जेक्ट के साथ, तो थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये पता लग गया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं? थ्रू डॉट ऑपरेटर। अब जरा यहां पे आए, और यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं जी, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं इसका डिस्प्ले इन्फो। ये डिस्प्ले इन्फो क्या है? प्रॉपर्टी नेम ना। अब इस प्रॉपर्टी नेम में वैल्यू में, ये तो मुझे पता है, मैं नंबर भी लिख सकता हूं, ये भी पता है मैं बुलियन भी लिख सकता हूं, स्ट्रिंग भी लिख सकता हूं, अरे भी लिख सकता हूं, ऑब्जेक्ट भी लिख सकता हूं, और फंक्शन भी लिख सकता हूं। प्रॉपर्टी नेम जैसे नॉर्मल बाकी प्रॉपर्टीज है वो, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में अब क्या आ गया? फंक्शन आ गया। याद रखिएगा क्या आ गया? अच्छा, आप लोगों को सबको यही पता है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का सिंटैक्स यही है। आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखा, फॉलोड बाय एनी
आइडेंटिफायर यानी नेम ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद ओपन एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो ये क्या कहलाएगा आपका? इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें, मिसाल के तौर पे मैं फिर लॉग लिख देता हूं और हेलो लिख देता हूं, दैट्स इट, दैट्स अ फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन का आइडेंटिफायर यानी नेम जिससे फंक्शन को पहचाना जाएगा। अगर मैं ये ना लिखूं तो अब भी ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन है, लेकिन ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसे हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या कहते हैं? एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, बेनाम। तो ये फंक्शन है विदाउट नेम, यस, इसको अभी एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जब कभी आप ये फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं तो आप कभी भी फंक्शन को दूसरा नाम नहीं देते, यानी ये टेस्ट नहीं दे सकते आप। उसकी वजह, इस फंक्शन के अब दो नाम हो जाएंगे, एक तो ये नेम है इसको, जाहिर है ये प्रॉपर्टी ये फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो एक ये नेम और एक ये नेम, एक ही फंक्शन के दो नाम कैसे हो सकते हैं यार? नहीं हो सकते ना। तो फिर हम नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखते हैं तो हम ऐसे फंक्शन को बगैर नाम के लिखते हैं, और इन फंक्शंस को क्या कहा जाता है? एनोनिमस फंक्शंस। तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन लिखेंगे तो आप इसी स्टाइल में लिखेंगे, और वो फिर किस नाम से कॉल होगा? प्रॉपर्टी के नेम से कॉल होगा। मेक सेंस? अब जरा फर्क बताता हूं कि फंक्शन और मेथड में क्या फर्क है। जब ये फंक्शन के ये वाला फंक्शन जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो ये फंक्शन है, ये क्या है? मेथड है। ठीक? तो अब मैं अगर यहां पे लॉग लिखूं और यहां पे लिख दूं जी, कुछ भी लिख दूं फिलहाल, हेलो इनसाइड दी मेथड कह दें, तो अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या क्या एक्सेस हो सकता है? std डॉट डिस्प्ले इन्फो। अब तक ये डिस्प्ले इन्फो क्या है? प्रॉपर्टी नेम है ना, मेथड तो नहीं है, मेथड तो अब बनेगा ये। समझ आई बात? वैसे तो मेथड था, लेकिन जस्ट मैं शक्ल से देख के पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के साथ डॉट और डॉट के फौरन बाद कोई खाली नाम लिखा हो, पैरेंथेसिस ना हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी। यानी हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं। और अगर ऑब्जेक्ट के नाम फॉलोड बाय डॉट फॉलोड बाय एनी नेम और फिर पैरेंथेसिस, तो फिर हम कहेंगे हम इस ऑब्जेक्ट का मेथड एक्सेस कर रहे हैं। क्या एक्सेस कर रहे हैं? बस अब आपका हो गया डॉम कंप्लीट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और अब आप ये अज्यूम करें कि अब आप इसकी शक्ल और उसकी शक्ल मैच कर सकते हैं। लॉग में देखें, अब आप इसको देख के मुझे बता सकते हैं कंसोल क्या है, लॉग क्या है, किस ऑब्जेक्ट का मेथड है? कंसोल का। अगर मैं ये लिखूं आपके सामने डॉक्यूमेंट, ये क्या है? देख के कुछ पता नहीं लग रहा, कोई निशानी नहीं पूरी हो रही, लेकिन अब डॉक्यूमेंट क्या हो गया? क्यों? डॉट किसके साथ आता है? अब जरा आगे देखें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैंने कहीं बनाया है? किसने बनाया? ब्राउजर ने। या ब्राउजर ने नहीं बनाया तो जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन, सपोज ये कह ले। तो ऑब्जेक्ट चाहे मैं बनाऊं या चाहे बिल्ट इन हो, दोनों की शक्ल और दोनों का इंटरनल सेम ही होगा ना। तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है? दो ही चीजें, या प्रॉपर्टीज या मेथड्स। इसके अलावा कुछ बताया आपको भी? तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? या प्रॉपर्टी या, अब आपको क्या क्या पता कि ये ऑब्जेक्ट आपने लिखा ही नहीं, बिल्ट इन है, तो आपको क्या पता कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी मेथड है? तो ये हिंट में देख रहे हैं, ये क्या है? सामने देख रहे हैं, आगे देखते जाएं। प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी। ओ, ये क्या आ गया? प्रॉपर्टी। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? अब आपको पता है मेथड क्या होता है? कि इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर अडॉप्ट नोड नाम का एक मेथड बना हुआ है, और मैं उसे डॉट के साथ एक्सेस कर सकता हूं। बिल्कुल ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख लें जो लिखा हुआ है आपके सामने।
ये जो आपका पैरेललोग्राम कहते हैं, इसको पता नहीं केडी ग्राम कहते हैं, बस जेडी भी ग्राम है ना ये जो ईंट का शक्ल है ना, ये प्रॉपर्टी की है, और ये जो क्यूबिक या क्यूबॉइड शेप है, ये किसकी होती है? मेथड की होती है। तो ऑब्जेक्ट में दो ही चीजें होती हैं, मेथड और प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? ऑब्जेक्ट की एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी पता है ना आपको, इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी, बॉडी उसकी, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली। तो डॉक्यूमेंट के अंदर अब ये देखें, ये सारी की सारी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी, मेथड, मेथड, प्रॉपर्टी। तो हमारे ऑब्जेक्ट में जो हमने बनाया है, उसमें कितने मेथड और कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज हैं और एक, दैट्स द ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको रिलेट करूंगा कल जाके ब्राउजर। अब मैंने क्या बोला था शुरू में कि व्हेन आवर वेब पेज गेट्स रेंडर्ड इनटू, सॉरी, व्हेन आवर HTML document gets rendered into the browser converts all the elements into objects। अब वो ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? विल एक्सप्लोर इट टुमारो। वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे? हमने तो नहीं बनाए होंगे ना, बिल्ट इन होंगे, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। That's it. And if you already know the properties and methods, you will be in a very good position to understand how to work सर with ये objects in प्रॉपर्टी और मेथड थोड़ा दोबारा बता देंगे? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना जी कि एक व्हाट डज, अच्छा, दुनिया में जितनी चीजें ना, लेट्स हैव डिस्कस इट इन अ डिफरेंट एंगल। आप अपनी सराउंडिंग में जितनी चीजें देखते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे सामने माउस पड़ा हुआ है, व्हाट इज माउस? ऑब्जेक्ट। मेरे सामने कीबोर्ड पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट। मेरे छत पे सीलिंग फैन लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट। आप बीइंग पर्सन क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट हूं, चेयर ऑब्जेक्ट है, टेबल ऑब्जेक्ट है, टीवी ऑब्जेक्ट है, मॉनिटर ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड कैन बी टर्म्ड एज अ ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये माउस है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जाहिर है माउस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज से ही तो एक्सप्लेन किया जाता है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? माउस का कलर क्या है? माउस की शेप कैसी है? माउस की डायमेंशन क्या है? इसकी विड्थ क्या है? इसकी हाइट क्या है? तो ये सारी मैं क्या बोल रहा हूं? विड्थ, हाइट, कलर, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टी में क्या चीज होगा? एक तो प्रॉपर्टी नेम होगा। विड्थ क्या? प्रॉपर्टी नेम, और 30 सेंटीमीटर प्रॉपर्टी की वैल्यू। कलर क्या है? प्रॉपर्टी नेम, व्हाइट, प्रॉपर्टी की वैल्यू। इसको पूरी दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेट कर ले। तो दुनिया में जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए प्रोग्रामर्स जो प्रोग्रामिंग करते थे, तो उन्होंने कहा जी हम प्रोग्रामिंग में भी हर चीज को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट समझें, तो उनको प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करना क्या होगा? आसान होगा। अब आप ले लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट फिजिकली एग्जिस्ट करता है ना, तो कैसे आप बताएंगे कि वो एग्जिस्ट करता है? उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसकी प्रॉपर्टीज के साथ ना। तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? तो प्रॉपर्टीज, इन अदर वर्ड्स, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटिटी। ठीक? और प्रॉपर्टीज नंबर, मतलब इन्फिनिट भी हो सकती हैं। आप जानना चाहें, कीड़े निकालना चाहें, तो स्टूडेंट की हाइट भी ले लें, स्टूडेंट की वेट भी ले लें, स्टूडेंट की विड्थ भी ले लें, स्टूडेंट का एक एक अंदर से पुर्जा भी ले लें। ठीक है, इसके गुर्दे ठीक है, खराब है, गुर्दों की रिपोर्ट क्या है, ब्लड रिपोर्ट क्या है, वो सारी भी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी आएंगी ना। तो लेकिन नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग करते वक्त सिर्फ वही प्रॉपर्टीज कंसिडर करते हैं जो हमारे लिए काम की होती हैं, बाकी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब मिसाल के तौर पर आई कलर क्या है आपका? आप बियर्ड है या बियर्डलेस है? आप मेल है या फीमेल है? जेंडर? आप की टांगे छोटी हैं, बड़ी हैं, हाइट छोटी है, बड़ी है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली। तो ये समझ आ गई जी प्रॉपर्टीज को मैं जरा देसी उसमें बताया आपको अंदाज में। ठीक? अब किसी भी एंटिटी जो एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन नहीं हो पाती, उसके साथ उसके बिहेवियर्स होते हैं जो वो एग्जिबिट करता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट कैन वॉक, स्टूडेंट कैन टॉक, स्टूडेंट कैन एक्ट। तो ये जितने भी बिहेवियर्स हैं ये उसके क्या होते हैं? मेथड्स। ये उसके क्या होते हैं? दैट्स इट। अब जरा वापस आए, जब भी आपको किसी फिजिकल एंटिटी को किसी वेरिएबल में या मेमोरी में स्टोर करना है, तो द बेस्ट एंड ऑप्टिमम वे टू स्टोर दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट is to represent it in terms of an object. And how can we represent that physical entity in terms of an object? You can actually write its information inside the opening and closing curly brackets, and you can write its information in the form of properties. Property consists of
प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो जाए। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो मल्टी वैल्यूड होती हैं, जिनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं। जैसे एक स्किल है तो आपके पास 10 स्किल हो सकती हैं, 12 स्किल्स हो सकती हैं बैक वक्त, आपके 3 कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते हैं। तो जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू मल्टीपल हो उनको फिर अरे बना दें। और फिर उसी एंटिटी में कुछ मेथड्स होते हैं जो कि बेसिकली उसके बिहेवियर को या उसके एक्शंस को एग्जिबिट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। So that's the again entire explanation of an object in a different perspective. जी क्लियर है ये? If it is clear, so then we are good because we I think have pretty much done है idea. अच्छा ये पुराने messages है, ठीक हो गया. So we have actually tried to explain the required things in a much more detail, in a much more depth, yet without going into the too much micro details. तो अगर आप ये micro details required हैं तो I can explain that as well, क्योंकि मेरा तो favorite topic ही है basically memory management और operating system और सारी चीजें कि ये पीछे जाके कैसे manage होता है data वगैरह, heap क्या होता है, stack क्या होता है और सारी चीजें. But obviously I don't want to actually make you indulge in those activities that are probably not required to understand the web development things. तो ये ऑब्जेक्ट है. कल हम इसी को बेस बना के ऑब्जेक्ट को रिलेट करेंगे डॉम के साथ. आज हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली पढ़ा और डॉम इंडिपेंडेंटली पढ़ा. कल इनको जोड़ेंगे, फिर हमारा डॉम पूरा होगा. फिर हम डॉम मैनिपुलेशन करेंगे. पहले डॉम होता क्या है, डॉम में ऑब्जेक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, मॉडल क्या होता है, ये पढ़ लिया. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी पढ़ लिया. अब डॉम मैनिपुलेशन की बारी है कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है, ये हम कल पढ़ेंगे और उसके बाद हम probably ES6 की तरफ जाएंगे. थैंक यू. If no question, then we are good to end. Thank you very much. We'll see you inshallah tomorrow.